मेरा तो चश्मे में ही आधा। हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हमारे साथ ज्योति दी हैं जो करेंटली पीएचडी कर रही हैं आईआईटी दिल्ली से। 5th ईयर उनका चल रहा है अभी। सो फर्स्टली तो थैंक्स दी फॉर आपने इनविटेशन हमारा एक्सेप्ट किया। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। दी के पास बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस है। मैं पहले आप सबको बता दूं तो एक शायद एक वीडियो में ये चीज कवर नहीं होगी, तो हम इसको हर पर्सपेक्टिव को कवर करेंगे। ठीक है, 5th ईयर कर रही है, 5th ईयर में है दी पीएचडी के, तो बहुत सारी चीजों के बारे में रियलिटी पता चलेगी हमको कि पीएचडी में होता क्या है, क्या किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चन हम आज कवर करने वाले हैं। सो फर्स्टली वी स्टार्ट दैट क्वेश्चन अबाउट योर पीएचडी टॉपिक। दी क्या आपका पीएचडी टॉपिक है क्या कि? ओके हाँ, यस। ओके ओके। सो बेसिकली I have done my masters in physical chemistry specialization. Okay. So here my topic is in biophysical chemistry. Properly, I used to do work in protein expression, purification and characterization. और मेरा जो प्रोटीन है वो एक ऑन्कोजेनिक प्रोटीन है, कैंसर प्रोटीन यू कैन से दैट। उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ अभी। ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई कि हाउ टू एंटर इन आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आपने पीएचडी में एडमिशन कैसे लिया आईआईटी दिल्ली में? देखो, जनरली आईआईटी दिल्ली का ही नहीं, किसी भी जगह पे आप इंटरव्यू देने जाओगे, सबका मेन प्रोसेस होता है वो तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाते हैं। या अब इंटरव्यू पे बुलाने का बहुत सारा मतलब रीजन हो सकता है कि आपके पास इंडिविजुअल फेलोशिप हो, या तो जैसे कि मान लो सीएसआईआर या यूजीसी नेट का आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए, या फिर आप गेट में अच्छे रैंक लाते हो तो वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट फेलोशिप अवेल कराते हैं। और एक रास्ता होता है जैसे कि कोई मानो पहले भी एमएससी जो है वो आईआईटी से किया हो किसी ने, तो या उसका क्या होता है ना, आईआईटी टू आईआईटी सीजीपीए, थ्रू सीजीपीए वो एंटर कर सकता है। और एक जैसे मैंने जिससे किया है, मैंने किया है, मैं हूँ डीएसटी इंस्पायर फेलो। ठीक है, तो डीएसटी इंस्पायर में दो तरीके होते हैं। एक है कि कोई अगर इंस्टीट्यूट टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट है तो उसको मिलता है डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। और एक होता है कि कोई अगर इंस्पायर स्कॉलर है, लाइक +2 के बाद से, +2 में क्या होता है ना, बोर्ड के टॉप 1% स्टूडेंट्स को मिलता है डीएसटी इंस्पायर स्कॉलरशिप। तो मुझे भी उस टाइम से डीएसटी इंस्पायर का स्कॉलरशिप मिलता है फ्रॉम माई बीएससी। तो बीएससी एंड एमएससी में दोनों में मिला था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था यहाँ पे, इंस्पायर फेलोशिप के लिए क्या होता है, डीएसटी के पोर्टल पे एक्चुअली उनका एडवर्टाइजमेंट निकलता है। फिर एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद आपको क्या होता है, वहां पे एप्लीकेशन वो भरना होता है आपको फॉर्म। तो क्या होता है ना, आपके पास आता है प्रोविजनल ऑफर लेटर, दैट इज प्रोविजनल, दैट इज नॉट लाइक परमानेंट तभी तक के लिए। तो आपको क्या करना होता है, उस प्रोविजनल ऑफर लेटर के थ्रू आपको भरना होता है फॉर्म, सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह जहां पे आप इंटरव्यू के लिए अपियर करना चाहते हो, राइट। तो इंटरव्यू में एक मजेदार चीज मैंने देखा, क्योंकि मैंने काफी जगह के फॉर्म भरे थे, गए तो कम जगह थे, दैट इज अनदर थिंग। बट ऐसा है ना, वहां पे कुछ लोगों को ऐसा भी करते हैं कि जो इंडिविजुअल फेलोशिप वाले होते हैं ना, जैसे मान लो सीएसआईआर यूजीसी नेट वाले या फिर जो डीएसटी इंस्पायर वाले, इनको इवन आईआईएससी बैंगलोर जेएन ये सर ऐसी जगह से भी उन को सब जगह से कॉल आ जाते हैं। या लेकिन गेट वालों का क्या होता है, एक रैंक तक वो बांध देते हैं कि अप टू दिस रैंक वी आर कॉलिंग इंटरव्यू के लिए। तो वो एक रैंक वाली चीज गेट में आ जाती है, जो कि इसमें नहीं आती। ये एक अच्छी चीज है डीएसटी की, ये मैं बताऊंगी। जैसे हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स है, तो मैं वो सारी चीज कवर करूंगी। एक तो अपना ये हो गया। अब क्या होता है, आपके उस प्रोविजनल ऑफर लेटर के थ्रू आपने अप्लाई किया, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया, आप इंटरव्यू में अपियर करते थे, मैंने भी इंटरव्यू के लिए अपियर किया था। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद भी डीएसटी का जो आपको ऑफर लेटर, जो आपको प्रॉपर जो ऑफर लेटर आना होता है, उसको पाने के लिए क्या करना होता है, एक रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है विद इन 1 मंथ ऑफ योर एडमिशन। ठीक है। अब क्या होता है, वहां पे आपका इंस्टीट्यूट और आपके सुपरवाइजर की सीवी, आपका रिसर्च प्रपोजल, इन 3 चीजों के ऊपर बेस करके जो एक कमिटी होती है डीएसटी में, वो लोग 100 में मार्किंग करते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो फिर जो लिस्ट बनाते हैं, दैट इज फॉर दैट परमानेंट ऑफर लेटर काइंड ऑफ थिंग। तो उसके थ्रू फिर आप कंटिन्यू कर पाते हो, लाइक आफ्टर 1 मंथ ऑफ योर पीएचडी एडमिशन। तो ऐसे मैंने भी ऐसे ही ज्वाइन किया था।
ओके ओके ओके। मतलब ये बहुत नई चीज है, ठीक है, कि हम तो ज्यादातर यही सुनते हैं कि थ्रू CSIR नेट फेलोशिप या गेट फेलोशिप, ठीक है, बट DST फेलोशिप ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा और बहुत कम लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, ठीक है, कि इससे भी हम PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत न्यू थिंग है। सो दी टेल मी, जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोविजनल लेटर, उसमें हमको जो भी चीजें फिल करनी होती है, फिर आपने बोला कि रिसर्च रिसर्च के बारे में कुछ लिखना होता है, तो उसके बाद IIT दिल्ली वाले भी इंटरव्यू लिया आपका? IIT दिल्ली वालों हाँ ने भी इंटरव्यू लिया? देखो, ओके। एग्जैक्टली तो तुमने बोला ना मधु, दैट इज वेरी ट्रू कि लोगों को पता नहीं होता। इवन मैं बता रही हूँ, जैसे कि मेरे घर में भी मेरे से पहले इस फील्ड में कोई नहीं था, तो मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे कॉलेज के कुछ सीनियर्स थे जिनको DST इंस्पायर के थ्रू खड़गपुर IIT में एडमिशन मिला हुआ था, तो मैंने उनसे बात करी थी। फिर क्या हुआ ना, मेरे जो जूनियर्स थे इवन, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी थे, उनको मैंने गाइड किया उस चीज में कि DST इंस्पायर इज ऑल्सो एन ऑप्शन, इवन इफ यू आर अवेलिंग इंस्पायर स्कॉलरशिप ना +2 के बाद से, उस चीज को सेव करो अच्छे से। क्योंकि ना नाउअडेज कंपटीशन इज वेरी टफ। आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन आपका कुछ मजबूरी रह सकता है, या फिर मानो आप क्रैक नहीं कर पाए CSIR नेट या फिर गेट, मतलब कुछ हो सकता है यार, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा है और वो डिप्रेस हो रहे हैं। अगर आपके पास DST का है, इंस्पायर का स्कॉलरशिप, उस चीज को आप मान के चलो कि आपको अगर फ्यूचर में रिसर्च कंटिन्यू करना है, रिसर्च के रूट पे जाना है, तो ये चीज आपको बाद में सुविधा दे सकती है। ये जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, इनको तो ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए। और तुमने अभी जो मुझे बोला कि इंटरव्यू के लिए, हाँ, इंटरव्यू के टाइम पे भी ये था कि उस टाइम पे बस उन्होंने मुझसे पूछा था कि किस टॉपिक में मुझे क्वेश्चन पूछा जाए। मतलब हर स्टूडेंट को पूछा जाता है अपना चॉइस, यार आपको कौन से चीज में इंटरेस्ट है बताओ, उस चीज में। अब मैं फिजिकल के पैनल में गई थी, IIT में भी, IIT दिल्ली में भी पैनल्स अलग अलग होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, मटेरियल साइंस के भी होते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के पैनल में जो थे 3 प्रॉफ्स थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, तो आई हैव सिलेक्टेड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एट दैट टाइम। क्योंकि वहां पे मैंने क्या किया था, जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी मैंने अपियर किया था इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे भी मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेम, या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जनरली बच्चे यही चूज करते हैं। क्योंकि थोड़ा क्या होता है ना, इवन काइनेटिक्स, ये सारी चीजें चूज करते हैं क्योंकि इनको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल होता है। तो अच्छे से अगर आप कवर, एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप कोई टॉपिक बोल रहे हो ना कि मुझे इसमें से क्वेश्चन पूछो, तो वो टॉपिक आपके पूरे कवर में होना चाहिए। आप वहां पे ठीक है, आप वहां पे थोड़ा सा खुद को बड़ा दिखाने के लिए बोल दोगे मैं क्वांटम में क्वेश्चन पूछो, और कुछ ऐसा पूछ दिया जाए जो आपको पता नहीं ना, फिर आपकी इमेज ना डाउन हो जाएगी। इससे अच्छा है कोई सिंपल, अगर आपको मान लो सॉलिड स्टेट, आपको केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे टॉपिक्स भी है, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए आप बता भी सकते हो, तो ये काफी सही रहता है। बट हाँ, मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैंने बताया था, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन पूछे। उसके बाद क्या हुआ था, जो 3 प्रॉफ्स थे ना, उन्होंने अपने रिसर्च इंटरेस्ट से थोड़ा बहुत पूछा था। क्योंकि देखो, सिलेक्ट तो उनको ही करना, तो वो तो चाहेंगे कि अगर मैं इस बच्चे को सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें इस बात की भी नॉलेज है कि नहीं। तो मेरे सर जैसे पैनल में थे, जो जिनके अंडर अभी मैं PhD कर रही हूँ, प्रमित कुमार चौधरी सर, तो उन्होंने मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा, और मेरे पैनल में शशांक दीप सर और समीर सापरा सर दोनों थे। समीर सापरा सर ने मुझे क्वांटम एंड, मतलब समीर सापरा सर नैनो पार्टिकल बैकग्राउंड से, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे क्वांटम से पूछा था। शशांक दीप सर ने भी शायद स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही कुछ पूछा था। बेसिकली मेरे पैनल में 2 ही प्रॉफ बायोफिजिकल के थे, तो मुझे बायोफिजिकल में करना था स्पेसिफिकली। और मजेदार बात यही था कि मेरा मेन चॉइस मुझे एक्सपेरिमेंटल मिले, तो मेरे पैनल में लकीली 3 ही प्रॉफ थे जो एक्सपेरिमेंटल में करते हैं। तो और 45 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का। ओके ओके। तो तो इट वाज। ओके ओके। तो जैसे दी ने बताया कि इंटरव्यू के बारे में, जैसे आप जो टॉपिक चूज करते हो उसके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आप जो चूज कर रहे हो तो वो उसमें तो सब कुछ ही पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, तो उसकी नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। सेकंड थिंग दीदी ने बताई कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसके बारे में, रिसर्च के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन पुटअप होते ही हैं, ठीक है, क्योंकि मेनली जो इंटरव्यू हो रहा है वो PhD एंट्रेंस के लिए हो रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलो दी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मे बी ये बहुत लॉन्ग चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने PhD में एडमिशन क्यों लिया?
ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि किनको लेना चाहिए। फर्स्टली तो हम डिस्कस करते हैं आपकी पीएचडी जर्नी के बारे में, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आपकी पीएचडी जर्नी में क्या प्लस रहा, क्या माइनस रहा, ठीक है, तो उन चीजों को हम क्या ध्यान रखना चाहिए आने वाले स्टूडेंट्स को। सो दी। बिल्कुल। तो पहले मैं जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि हाँ, इंटरेस्ट कैसे ग्रो हुआ, इससे स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिकली देखो, मैंने मास्टर्स बहुत ही ऐसा नहीं कि हाई फाई कुछ ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट से मैंने किए हैं। मैंने मास्टर्स किया है गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, झाड़ग्राम राज कॉलेज, जो विद्यासागर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, वेस्ट बंगाल में है एक कॉलेज। ये कॉलेज, लेकिन इस कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था। स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के जो फैकल्टीज थे, दो प्रॉफ थे मेरे, नव कुमार बेरा एंड एक थे प्रदीप्त घोष। इन दोनों ने मुझे रिसर्च में जाने के लिए मोटिवेट काफी हद तक करवाया। मतलब हमारे वहां पे ऐसा होता था कि सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक क्लासेस ऐसी चलती थी, बीएससी के बच्चों के साथ ही चलती थी, ताकि हम नेट गेट इन चीजों के लिए अपियर कर पाए। ठीक है, हो सकता है कुछ हद तक किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी का 1-2 साल बाद हुआ। वहां पे बहुत सारे बच्चे वहां से काफी अच्छे अच्छे जगह पे चले भी गए हैं। लेकिन मेन चीज है कि उन्होंने जो चीजें स्टार्ट करी ना, कि बच्चों को मोटिवेट करने का, दैट आई मस्ट अप्रिशिएट। कि यार क्योंकि आप हमेशा देखो टारगेट करते हो कि आईआईटी से बच्चे आएंगे, अच्छा या इंटरव्यू देंगे। या लेकिन अगर ऐसे इंस्टीट्यूट से आते हो, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से आते हो, एक साधारण से इंस्टीट्यूट से आप आते हो और आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके जाते हो ना, दैट मेक्स सेंस। तो या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरेस्ट ना उन्होंने ग्रो किया था, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद थी। ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, बट हाँ, मास्टर्स में मैंने वो नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड उन चीजों में मुझे उतना, जितना फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, इन चीजों में इन्होंने इंटरेस्ट ग्रो कराया, उससे मेरा ऑर्गेनिक का इंटरेस्ट कम होकर फिजिकल में चला गया। तो मेरा फिर फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने स्पेशलाइजेशन लिया था सेकेंड ईयर में। तो उसके बाद क्या हुआ था, मेरा इंटरेस्ट वहां पे ग्रो करने लगा धीरे धीरे। और इवन जो मेरा मास्टर्स का प्रोजेक्ट था, हमारे वहां पे बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, बट बावजूद उसके हमारे सर ने इतने अच्छे से गाइड किया था कि प्रॉपर, मेरा जैसे एक प्रोजेक्ट था ब्रिग्स रॉशर ऑसिलेटरी रिएक्शन। तो वो ऑसिलेटरी रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया था हमने, ठीक है। मैं और मेरा एक दोस्त था शुभजीत, हम दोनों ने मिलकर वो एक्सपेरिमेंट किया था। मेरा पार्ट था कि एक्सपेरिमेंटल पार्ट को एक्सप्लेन करना और उसके ऊपर प्रोजेक्ट करना। शुभजीत का काम था प्रॉपरली उसका थियोरेटिकल जो बैकग्राउंड है ना, उसको अच्छे से एनालाइज करना और उसके ऊपर प्रोजेक्ट करना। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमारा प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और उस टाइम से मेरा एक्सपेरिमेंटल में जाने का बहुत मन सा हो गया था। तो हाँ, ये मेरा रिसर्च में जाने का एक इंटरेस्ट पॉइंट आप बता सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि मेरी जर्नी, सच बताओ तो जर्नी जो है, पता नहीं, शायद इसमें कोविड नाम का एक जंतु है जिसका इफेक्ट तो है, क्योंकि हमारे सभी, मैं सोच रही हूँ जो फ्रेंड्स है, जूनियर है, सीनियर है, जो कोविड बैच या कोविड बैच के आगे पीछे के हैं, उन्होंने फील किया होगा कुछ हद तक। एज आई एम 2019 एंट्री, तो मैंने काफी हद तक फील किया है, क्योंकि मेरा देखो, मेरा कोर्स वर्क यहाँ पे 1 साल चला, ठीक है। स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने यहाँ पे 6 महीने इंस्ट्रूमेंट लर्निंग, और मेरा कुछ अलग प्रोजेक्ट था। मतलब ये जो मैं अभी कर रही हूँ, ये प्रोजेक्ट नहीं था, क्योंकि मेरे साथ एक एमएससी के बच्चे को प्रोजेक्ट करने दिया गया था। तो उसको प्रोजेक्ट करवाने के साथ साथ मुझे इंस्ट्रूमेंट्स मैं खुद भी लर्न कर रही थी। तो उसके बाद मेरा 6 महीने बाद उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट काम करने को बोला। वैसे मुझे यहाँ पे आने के बाद इंस्पायर का एक चीज बताती हूँ। अगर आपने कुछ रिसर्च टॉपिक पे, जिसपे आपको रिसर्च प्रपोजल लिखनी होती है ना, अगर आपने उस पे रिसर्च प्रपोजल लिख दिया और आपका वो अप्रूव हो गया ना, तो आप ना तो वो इंस्टीट्यूट, ना तो वो सुपरवाइजर, और ना ही आप वो रिसर्च टॉपिक चेंज कर पाओगे। कुछ सर्टेन क्लॉज एंड कंडीशंस है, वो बीएसटी की साइट में दिया हुआ होगा कि किस किस कंडीशन में आप ये चीजें चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप कोशिश करना कि आप जिस चीज के ऊपर आपने रिसर्च प्रपोजल लिखी है, उसी चीज के ऊपर आप कंटिन्यू करो। ये एक पॉइंट है। तो मेरे केस में भी ऐसा ही था कि प्रपोजल तो यार 1 महीने बाद ही लिख दिया था, लेकिन हाँ, काम उस पर शुरू हुआ था 6 महीने के बाद से, थोड़ा थोड़ा। अब मेरा, मैं बताया आपको कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, बट मेरा काम बायोफिजिकल में है, राइट। तो ये जो प्रोटीन स्पेशल प्यूरिफिकेशन वाला काम है ना, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पार्ट में आ जाता है। स्पेसिफिकली आप बोल सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे केएसबीएस है, कुसमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, तो बायोलॉजी वाले लोग जो बेसिकली काम करते हैं, मेरे को स्टार्टिंग में वही काम सीख के करना पड़ा।
अच्छा। तो दैट वाज अ न्यू थिंग बट इंटरेस्टिंग थिंग, मुझे सीखना पड़ा वो चीज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, क्योंकि हमारा कैरेक्टराइजेशन पार्ट जो है वो फ्लोरेसेंस से आता है। फ्लोरेसेंस, स्टेडी स्टेट फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइम या रिजॉल्व फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, डाइक्रोइज्म, ये सारे कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स है। इसको हमने बाद में यूज किया है ऑब्वियसली, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स हमने पहले लर्न किए थे। अब रही बात वो चीज की, हार्ड पार्ट है मेरे रिसर्च का, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मैंने क्यों बोला ये हार्ड पार्ट है मेरे रिसर्च का, एक तो मैंने नए से सीखा था, नहीं से सीखा या। दूसरा ये है कि कोविड के टाइम में एक चीज हुआ कि हमारा जो स्टॉक सेल्स एंड सेल पेलेट्स, ये सारी चीजें बायोलॉजिकल है। इनको मानो -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना होता है, इनका कुछ कंडीशन होता है अलग, कि जैसे आपने कुछ चीज आपको 4 डिग्री पे स्टोर करना है, कुछ चीज को आपको -20 पे स्टोर करना है, कुछ चीजों को -80 पे स्टोर करना है। या कोविड के टाइम ऐसा भी हुआ, मान लो सालों तक लैब्स खुली नहीं, या -80 बहुत बार खराब हुए, ठीक हुए, मतलब बहुत सारे ऐसे डिफिकल्टीज आ चुके थे। तो उसमें क्या हुआ ना, मेरा सैंपल काफी बार खराब हुआ। तो आप बोल सकते हो आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट टू ऑफ माई ईयर्स, 2 years ऑफ माई जर्नी मैंने लॉस कर दिया। तो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, और आप बता सकते हो कि थर्ड ईयर के एंड में मुझे मेरा प्रोटीन मिला। उसके बाद मैंने कैरेक्टराइजेशन टेक्निक पे काम किया, और अभी फिलहाल मेरे पास, जैसे कि आप मान सकते हो कि हाँ, थर्ड ईयर के बाद मेरा जो मेन चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसका मैंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है, दैट इज लाइक ऑन कम्युनिकेशन। और एक पेपर मेरा आया था, मैंने बायोलॉजिकल साइंसेस से ही एक पेपर निकाला हुआ है, मतलब को ऑथरशिप में। ओके और इसके बावजूद मैंने ओरल प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशंस भी काफी जगह पे दिए हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं। उसमें से मेरे 2 अवार्ड भी है, एक बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड है और एक बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन भी CRSI का अवार्ड है। तो मतलब ये चीजें मैंने लास्ट ईयर करके काफी हद तक मेरे को कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप करवाया, कि नहीं आप स्क्रैच से भी अगर स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि 3 साल तक जब आपका प्रोटीन नहीं आया हो और आपका प्रोजेक्ट चेंज नहीं होने वाला हो, तो मतलब लास्ट 2 साल में आप क्या कर पाओगे। क्या कर पाओ। इट्स वेरी टफ टू। लेकिन भी मैंने हौसला नहीं हारा, और मैंने उस चीज पे काम किया, और अभी भी मैं कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी होपफुल मैं कर दूंगी कंप्लीट। सो दैट वाज लाइक अभी तक का मतलब जितना भी जर्नी था, ओके ओके, इट्स वेरी ग्रेट। काम चल रहा है। जो कोरोना का इफेक्ट था वो तो हमारी पे भी पड़ा, क्योंकि हमने भी 2019 में एंटर्ड हुए थे आईआईटी कानपुर में, फिर 2020 में तो लग ही गया था, तो एक साल तो चले ही गया पूरा। जो सीखने का था और चीजें बहुत कुछ सीख पाते। तो दी के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ, एग्जैक्टली। क्योंकि पीएचडी में इंस्ट्रूमेंटल एक्सपेरिमेंटल नहीं होता तो फिर क्या ही मतलब, थ्योरेटिकल वर्क तो है नहीं दी का, एक्सपेरिमेंटल वर्क है। एग्जैक्टली यही चीज मैं और एक बोलना चाहूंगी, जैसे कि मानो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो थियोरेटिकल कंप्यूटेशनल में काम कर रहे थे, उनका ऐसा नहीं बोलूंगी उनका लॉस हुआ, क्योंकि आप कितना भी देखो घर पे बैठ के आप जितना भी करो, एक रिसर्च का ना एक एनवायरनमेंट होता है, आपको या वो एनवायरनमेंट चाहिए होता है। या वो भी कंप्यूटेशनल में भी आपको चलाना ही पड़ता है। अगर आपका वो एनवायरनमेंट आप प्रोवाइडेड नहीं है आपके लिए, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो वो भी मानूंगी, बट हाँ, एक्सपेरिमेंटल के लिए इट वॉज टू हार्ड टू वर्क, कि कोविड में इतना समय चला गया आपका, इतना आपका जो मतलब इक्विपमेंट्स में दिक्कत आ गई, या फिर आपके जो स्पेशली जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोफिजिकल वाले लोग हैं, तो उनका तो यार क्या ही बताओ, मतलब सही उनका तो बात आप समझ सकते हो, भी एक्सप्लेन यू कि चीजें खराब हो चुकी थी, तो आपके पास कोई वे आउट भी नहीं है कि आप स्क्रैच से स्टार्ट करने के अलावा और क्या ही कर सकते हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो दी ने अपनी जर्नी के बारे में बताया, मतलब दी की जर्नी में आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मतलब 2 साल तक तो एक्चुअली में ऐसा देखा जाए तो कुछ नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि इसने नहीं किया कुछ एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, उसके बाद उठना और उसके बाद ये सब चीजें अचीव करना इस वेरी ग्रेट। सो दी, इससे रिलेटेड ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैसे तो आप एक्सप्लेन मेरे को पता है बहुत अच्छा करने वाले हो उस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है कि जैसे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं, मेरे को भी हुआ था पर्सनली, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को पुट अप करता ही हूँ, हर कन्वर्सेशन में करता हूँ कि पीएचडी करने के लिए, जैसे दी ने वैसे इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बहुत पहले दिया है कि इंटरेस्ट कैसे जगा। तो दी का, जैसे दी ने अपनी जर्नी से बताया कि इंटरेस्ट उनका ड्यूरिंग एमएससी जो सर थे उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पीएचडी किनको करनी चाहिए, मतलब वो अपने माइंड में क्लियर कर सके। ठीक है, उनको क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए कि हाँ इंटर्नशिप या फिर और आपके एक्सपीरियंस से आप शेयर कर सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने ये डाला हुआ है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट ग्रो करने के लिए इन दिनों बच्चे बहुत ऐसा करते हैं कि
जैसे हमारे लैब में भी इस बार 2 इंटर्न आए थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो भी आईआईटीज वगैरह से आ रखे थे। वो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज है ना, आईएएस, तो उनके आए हुए थे। उन्होंने शायद आईएससी में अप्लाई किया था, तो वहां पे शायद उनको फिर मतलब उनका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ, और फिर शायद मेरे सर के अंडर उनको वो कराया गया, मतलब क्या बोलते हैं, रिक्रूट कराया गया कि हाँ आप वहां पे जाके इंटर्नशिप करो। हाँ, वहां पे जाके इंटर्नशिप करो। तो वो 2 बच्चे आए थे 2 महीने के लिए। तो मुझे लगा मतलब ये लोग थे नॉर्मल ऐसे ही, एक कश्मीर से थे, एक हरियाणा से थी। तो एक इंटर्न मेरे साथ में, जो हरियाणा वाली इंटर्न थी, वो उसको मैंने मेंटोर किया था। मेरे अलावा भी मेरे लैब के जो बाकी सारे लैबमेट्स हैं, सबने ही हमने कोशिश की है कि 2 इंटर्न आए हैं, इनको अच्छे से कुछ सिखाए ताकि इनका रिसर्च इंटरेस्ट ग्रो हो। हमारी कोशिश यही थी कि हम इनको अच्छे से गाइड करें, ठीक है। और हमने काफी हद तक किया भी है। मुझे लगता है इंटर्नशिप करना ना बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि आप देखो, आप पीएचडी में घुस जाते हो कि ये 5 साल का मुकदमा होता है, जो आपको मतलब मानो आप बीच में चेंज भी नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होगा ना, अगर आप इंटर्नशिप करोगे, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाएगा कि हाँ, मैं रिसर्च के लिए बना हूं या बनी हूं या फिर नहीं, या मैं कुछ और कर सकती हूँ। क्योंकि काफी लोगों का होता है ना कि दे आर वेरी गुड गुड एट कॉम्पिटिटिव्स एंड ऑल। मानो बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे दोस्तों में से तो काफी लोग जो इंटेलिजेंट है, वो तो मानो कि डीआरडीओ, ओएनजीसी, एनटीपीसी, बहुत जगह पे जॉब के लिए चले ही जाते हैं, गेट वगैरह क्रैक करके। लेकिन एक होता है ना, एक रिसर्च माइंड के लिए भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। एक होता है कि पेशेंस, पेशेंस भी नॉलेज के साथ बहुत ज्यादा होना चाहिए रिसर्च में। ऐसा नहीं कि रिसर्च वालों में दिमाग नहीं होता है, वो तो खुद से ही करता है। वो उनमें स्ट्रगल भी होती है, हार्ड वर्क भी होती है, स्मार्ट वर्क भी होती है, पेशेंस भी होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होता है यहाँ पे। तो इंटर्नशिप करने के बाद ना, इंसान को बहुत जल्दी एहसास होने लगता है कि हाँ ठीक है, मैं एटलीस्ट ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे टाइम में मैंने भी कोशिश की थी इंटर्नशिप के लिए, बट समहाउ हो नहीं पाया था। बहुत लोगों का ऐसा होता है, मानो कि इंटर्नशिप के लिए वो लोग कहीं पे उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर वो पीएचडी ज्वाइन भी करते हैं ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये देखो, थोड़ा सा क्या बोलूं, कॉन्फिडेंशियल है, बट हाँ, लोग ऐसा करते हैं बहुत लोग कि हाँ ठीक है, एक दो साल देखता हूँ, उसके बाद नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने 4th ईयर में पीएचडी छोड़ी है जॉब मिलने के बाद। एक ये होता है, रिसर्च के प्रति एक प्यार भी होता है कि हाँ, आपने कुछ चीज को, जैसे होता है ना कि आप पौधा एक लगाया, उसको धीरे धीरे ग्रो किया, फिर उस चीज को आप बीच में छोड़ के जा नहीं पाओगे अगर सच में आपको उसके प्रति प्यार आ जाएगा, है ना। तो काफी लोगों का ऐसा है, मैं बोलूंगी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है 18 मंथ्स के बाद। जब ज्वाइन करते हो पीएचडी, 18 मंथ्स के बाद आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है। तो मैं बोलूंगी, अगर आपको पीएचडी अगर चेंज भी करनी है, छोड़नी है, कुछ और भी करनी है ना, कॉम्प्रिहेंसिव से पहले करो, या जितना जल्दी हो सके। 6 महीने से 1 साल तक का कोर्स वर्क का समय होता है। बीच बीच में आप अपना लैब भी जाते रहो, जिस लैब में आपने ज्वाइन किया है। नहीं तो क्या होता है, आप कोर्स वर्क के दौरान लैब नहीं जा रहे हो ना, वैसे अभी होता नहीं है, सभी लोग लगभग कोर्स वर्क के दौरान ही लैब चले जाते हैं। पर क्योंकि आप अगर लैब जाते हो ना, उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत फील होने लगता है कि हाँ, कैसे काम होता है, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ भी हो। तो कम से कम 6 महीना, 1 साल, मैक्सिमम 1.5 साल तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि आप पीएचडी करोगे कि नहीं करोगे। ये तो सेकेंडरी होता है, बट इंटर्नशिप तो पहला ऑप्शन है। मैं बोलूंगी कि अगर मिल रहा है, जस्ट गो फॉर इट। क्या होगा, इससे आपका एक्सपीरियंस भी बन जाएगा। आपका मतलब आपको खुद अच्छा लगने लगा है कि मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिला, या फिर मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद कुछ मतलब उनको पता ही नहीं वो क्या करेंगे, बट एटलीस्ट मेरे पास एक अलग एक्सपीरियंस है कि मैं रिसर्च इंटर्न हूँ, ऐसा है। तो मेरे लिए तो लगता है कि इंटर्नशिप बहुत ही अच्छा एक मेथड है इंटरेस्ट ग्रो कराने का। ओके, तो दी ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे इंटरेस्ट ग्रो होता है। मतलब आपको करनी है या नहीं करनी, तो उसके लिए आपको पहले फील्ड में उतरना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए बेस्ट मेथड यही है कि आप इंटर्नशिप करके देख लो आपका लैब वर्क में कैसा इंटरेस्ट जग रहा है कि नहीं जग रहा है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी माइंड में। ठीक है दी, एक क्लियरिटी के लिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास। ठीक है, कि पीएचडी के पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव, दोनों ही पर्सपेक्टिव के बारे में आप आई थिंक कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर सकते हो कि आपके पास बहुत सारा, मतलब 5 साल अब किसी चीज को दे चुके हैं। ठीक है, 5th ईयर में है दी, तो उसके बारे में जैसे बोलते हैं ना, पेड़ की पूरा जड़ पता होती है उसकी। ठीक है,
तो उसके बारे में सब कुछ पता होता है। तो वैसे ही दी के साथ है, तो दी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव आप शेयर कर सके अपने एक्सपीरियंस से। हाँ, थोड़ा बहुत मैं कोशिश जरूर करूंगी। हाँ, मतलब मेरा 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 4 साल हो गया है, 5वां स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 5 साल मत बोलो यार, अभी टाइम है। मतलब मुझे डर लगने लगता है कि खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ऐसे हाँ। समय कम है। देखो, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज में होता है। पीएचडी के प्रोज क्या होते हैं, जैसे मान के चलो, आपको जनरली लोग क्या बोलते हैं कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफ बन सकते हो, या फिर आपके पास पीएचडी है तो भी आप बन सकते हो, है कि नहीं। लेकिन मैं बोलूंगी, अगर आपको सच में असिस्टेंट प्रोफ बनना है या उस टीचिंग वाले रूट पे जाना है, कॉलेज में पढ़ाना है आपको ना, तो यू शुड गो फॉर पीएचडी। मैंने क्यों बोला ये चीज, देखो, हालांकि आपने नेट क्वालिफाई किया, आपके पास नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो वो टॉपिक्स जो उनको जरूरत है। लेकिन मान के चलो आपको बच्चे को प्रोजेक्ट कराना है। आपने प्रोजेक्ट लास्ट कब किया था, आपने एमएससी पे प्रोजेक्ट किया था। या लेकिन पीएचडी करने के बाद जो बंदे के पास एक एक्सपीरियंस होता है, इवन मैं बोलती हूँ पोस्ट डॉक जो करके है उसके पास और ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। कोई कोई विदेश चले जाते हैं पोस्ट डॉक करने, तो उनके पास तो और ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। क्या होता है ना, रिसर्च का एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप क्या होगा ना। देखो, हम अगर किसी को पढ़ा भी रहे, कि मानो केमिस्ट्री के बच्चों को पढ़ा रहे, उनका इंटरेस्ट आपको ग्रो कराना है, कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स उनको बताना है कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। आपने खुद ही अगर वो चीज नहीं करी है, तो आप उस चीज का एक्सपीरियंस कैसे दे पाओगे। तो मेरे लिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी कॉलेज में 1 साल पढ़ा है आफ्टर माई मास्टर्स। आई वॉज गेस्ट लेक्चरर एट मिदनापुर कॉलेज। तो वहां पे मैंने भी 1 साल पढ़ा है। लेकिन वहां पे हमारे वहां पे कुछ कुछ ऐसे मतलब एक रूल चालू हुआ था सैक्ट करके हमारे स्टेट में स्पेसिफिकली, जिसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया गया था बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर को। मेरे को भी बोला गया था कि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन, बट मैंने पीएचडी इसलिए चुना क्योंकि मैं सच में एक्सप्लोर करना चाहती थी रिसर्च। और मैं चाहती थी कि ठीक है, इफ आई एम कैपेबल फॉर समथिंग, डेफिनेटली आई विल गेट इट आफ्टर सम टाइम। अभी जरूरी नहीं है कि, मतलब आजकल लोग ना रिस्क उठाना ही नहीं चाहते, या मुझे ऐसा लगता है। जो मिलता है बस उसमें चले जाओ, बस मिलता है उसमें चले जाओ, भले ही आप उसके लिए बने हो कि नहीं। बहुत लोगों का ये भी होता है कि इवन की पीएचडी में इसलिए भी आ जाते हैं, यार बेकार बैठने से अच्छा है पीएचडी में चले जाते हैं, स्टाइपेंड भी मिल जाएगा, अर्निंग भी हो जाएगी। लेकिन क्या सच में आपको रिसर्च करना पसंद है, पहले वो चीज भी आप सोचो। क्या क्या पता आप उससे भी बेहतर कुछ कर सकते हो, ये भी बात है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोज तो ये है कि हाँ, रिसर्च ग्रो करने के बाद आप इसके रिगार्डिंग अगर एकेडमिक फील्ड में जाते हो, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बता रही हूँ, एकेडमिक्स में जाने का बहुत सारे रूट्स है। मतलब हमारे लिए इंडस्ट्रियल जॉब से ज्यादा एकेडमिक रूट ही ज्यादा होते फिजिकल वालों का। मतलब एक्सपेरिमेंट का प्रॉपर नहीं बता रही हूँ, जैसे हमारे केस में फिर भी थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल पर्पसेस है। अभी तो आईआईटी दिल्ली में काफी सारे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे मतलब वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं, और हमारे यहाँ पे काफी अच्छे इसके रिगार्डिंग काम भी हो रहा है। तो दैट्स गुड कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर पीएचडी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट का तो आप क्या ही बताओ, मतलब वो तो ड्रग्स वगैरह सिंथेसिस करते हैं, उनका तो मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस तो बहुत सारे ही है। इनऑर्गेनिक का भी कुछ हद तक है। तो मतलब मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में ज्यादा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं फिजिकल बैकग्राउंड से, मैं फिजिकल के बारे में बता रही हूँ। बट हाँ, अगर आप केमिस्ट्री में आए हो तो आप ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करके जाओगे, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे। जैसे आईआईटी दिल्ली के बच्चों को इस बार शायद एलन वगैरह कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी रिक्रूटमेंट हुई है उनकी, एमएससी एमटेक वाले बच्चों की। तो मतलब ऐसा है कि इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर समथिंग एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, आपको मिलेगा कुछ, यू विल गेट इट। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। कॉन्स के बारे में मैं इतना बताऊंगी, पीएचडी 5 साल का जर्नी है। एक बार आप अगर घुस गए, इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो बहुत सोच समझ के घुसना। और अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली वीक हो, आप में पेशेंस लेवल कम है, तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप पीएचडी में आओ, आप आओ। लेकिन मैं तो बोलूंगी खुद को बनाओ चट्टान की तरह, एकदम फौलाद की तरह बना लो, ताकि कुछ भी हो जाए आपके साथ, आप पीएचडी करके ही निकलोगे। जब नाम के सामने एक डॉक्टरेट बैठेगा ना, तो इतना अच्छा फील होता है ना। अभी तक मुझे वो फील नहीं हुआ है, लेकिन बहुत लोगों को फील हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये फीलिंग बहुत बड़ी होती है। मुझे ये भी एक मोटिवेशन का मेरा रीजन था कि मुझे मेरे नाम के सामने एक डॉक्टरेट डिग्री चाहिए था, क्योंकि मैंने बचपन में मेडिकल के लिए सोचा था। बट मेरे फैमिली में भी फिनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, प्रिपरेशंस भी सही से हो नहीं पाए थे, तो मैंने जनरल रूट पे ही परस्यू करना सही समझा। लेकिन वो एक मन में एक इच्छा थी ना, तो उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए ये भी एक चीज है कि मैंने पीएचडी का सोचा। ओके ओके।
तो मैंने जैसे पहले ही टॉप क्वेश्चन से पहले ही बोल दिया था कि दी से अच्छा एक्सप्लेन नहीं होगा। ठीक है, मतलब दी से अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैं ये बिल्कुल सही बात की कि दोनों के ही पर्सपेक्टिव दी ने बताया कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव नहीं बोलेंगे उसको, मतलब नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन आपको वो चीज हेल्प करेगी कि कंफ्यूजन से दूर करने के लिए कि हाँ, आप में पेशेंस होना चाहिए और वो बिल्ड हो जाता है। ठीक है, टाइम के साथ ऐसा नहीं है कि ये चीजें मेरे में नहीं है तो हम वो चीज नहीं कर सकते। वो सर जस्ट दी ने ये क्या कहना चाह रही है कि ये चीजें हो जाती है टाइम के साथ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है। और दी एक क्वेश्चन और रिलेटेड ये रहता है कि जैसे आपने बोला कि बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, नो डाउट कि पीएचडी के बाद बहुत सारी चीजें हैं। बट ऐसा भी बहुत देखा जाता है कि ऐसी थिंकिंग है अभी तक कि आफ्टर पीएचडी जॉब्स मतलब नहीं है, मतलब पोस्ट डॉग ही प्रिफर करते हैं या तो पोस्ट डॉग है। ऐसा जैसे इंडस्ट्रीज में है, नो डाउट कि आप जैसे बोल रहे हो कि आपको एकेडमिक्स में जाना है तो पीएचडी तो करनी ही चाहिए। जैसे दी ने बताया कि आप नॉलेज क्या दोगे बच्चे को, आप उसके लिए प्रोजेक्ट के बारे में कैसे नॉलेज दोगे अगर आपने खुद ने ही वो चीज नहीं कर रखी है। तो दी ऐसा पर्सपेक्टिव क्या मतलब ये रॉन्ग है? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, जैसे पीएचडी के बाद जॉब्स सोच के पीएचडी में जाना वो सही है या नहीं? देखो, ये भी बात है, जैसे मेनली मैं बताती हूँ पीएचडी में अगर पुराने जमाने में भी देखा जाए, पीएचडी में भी वही लोग आते थे जिनको एकेडमिक्स में परस्यू करना होता था, जो हायर स्टडीज के बारे में सोचते थे, है ना। इंडस्ट्रियल जॉब नहीं है मतलब इसके अलावा कुछ और नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगी। जैसे मैंने कुछ कुछ सुना था कि मान के चलो आप पोस्ट डॉक करने बाहर नहीं गए हो या कुछ, तो आप रिसर्च असिस्टेंटशिप कर सकते हो, रिसर्च एसोसिएट भी तो बन सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं, हाँ, ये आप बोल सकते हो कि बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है, कहीं कहीं आपको 2 साल 3 साल का टेन्योर का है। एक चीज है इसमें, क्या है ना, वो लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा जिनको एक जगह पे टिकना, या फिर लाइक कुएं के मेंढक जैसे कि एक ही जगह पे बैठ गए और उसी में जॉब करते रह रहे हैं, ऐसा नहीं पसंद है। जो एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं वो ये चीज कर सकते हैं पीएचडी के बाद, की आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके 2 3 साल रिसर्च एसोसिएट रह गए, फिर कहीं और चले गए। जैसे वुमेन के लिए तो यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे वुमेन फैकल्टी एंड ऑल, कुछ कुछ, जैसे मुझे जितना पता है, बाकी मेरे सीनियर्स ने भी कुछ कुछ अच्छे जगह पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो वुमेन फैकल्टी के लिए, या फिर और एक होता है जैसे विदेश में पोस्ट डॉक करने के लिए, तो अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, स्पेशली लड़कियों को तो बहुत ज्यादा इसलिए मौका दिया जाता है क्योंकि लड़कियां हायर स्टडीज के लिए जाती नहीं है, क्योंकि उनको घर का परिवार का या बोल के उनके पैर बांध देते हैं। तो मैं तो स्पेशली गर्ल्स को तो बोलूंगी, जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको सच में लग रहा है कि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो थोड़ा दूसरों से हटके या अलग, तो करो, ओके। ऐसा मैं बोलूंगी। बाकी जॉब्स देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं है जॉब्स, जॉब है, ठीक है। तो वही इंडस्ट्रियल और एकेडमिक्स के अलावा अभी जैसे मैं बता रही हूँ, स्टेट्स में बहुत रिक्रूटमेंट हो रही है, जैसे किसी किसी स्टेट में हो रही है, किसी किसी में नहीं हो रही है। जिसमें नहीं हो रही है शायद कभी हो, आई होप सो। या जैसे अभी मतलब उनका जो है पीएससी वगैरह जो होते हैं, पीएससी के थ्रू भी लोगों ने वो किया है, काफी हद तक असिस्टेंट प्रोफ वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ये होता है। बाकी तो इंस्टीट्यूट्स वगैरह देखो, कहीं ना कहीं ऐसे भी है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, वहां पे भी आप देखो, आप मान के चलो आपने कहीं से मतलब पीएचडी करो चक्कर से कर दिया, ऐसा नहीं, कम से कम अपने अच्छे से कुछ कंप्लीट किया, कुछ अच्छा लर्न किया है ना। वो जब आप इंटरव्यू में अपियर करोगे ना कहीं पे जाके, वहां पे आपकी स्किल दिख जाएगी दिख उनको, जाती है। तो या डेफिनेटली दे विल एब्सॉर्ब। ऐसा नहीं है कि आपको। और अभी क्या हो रहा है ना, अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है ऐसे, जहाँ पे मतलब फैकल्टी के लिए अप्रोच किया हुआ जाता है। तो आप या बेरोजगार तो नहीं बैठोगे, देखो ये दैट्स फॉर श्योर। तो ऐसे मत सोचो। बंदे का दिक्कत ये होता है कि वो ना पहले ही डिप्रेस हो जाते हैं या कि हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला। आप पहले ही फ्यूचर का सोच के ये करोगे तो घंटा नहीं होने वाला पीएचडी। बहुत ही तकलीफ में रहोगे। मतलब ट्रस्ट मी, इससे अच्छा है जस्ट गो विद द फ्लो। और आपको जो चीज अच्छा लग रहा है साथ साथ करते रहो, माइंड को एकदम फ्रेश रखो, सब हो जाएगा धीरे धीरे। दी इससे मतलब थिंकिंग से ये था कि जैसे दी ने बताया कि जॉब्स हैं, ठीक है बिल्कुल, और रिक्रूटमेंट निकलती है इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर के लिए, तो वो ऑब्वियस सी बात है पीएचडी वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देते ही है। इंडस्ट्रियल भी पीएचडी वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देती है क्योंकि जस्ट उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, एक्सपेरिमेंटल हो गया, थ्योरेटिकल हो गया। ठीक है दी, क्वेश्चन थोड़ा सा इससे रिलेटेड था कि जैसे थिंकिंग बना के ये आते हैं कि हमारी पीएचडी 5 साल में हो जानी चाहिए, 4 साल में हो जानी चाहिए, लेकिन कई कई बार बहुत लंबी भी खिंच जाती है। ठीक है, तो वो भी एक डर बना रहता है कि 7 7 साल 8 8 साल भी पीएचडी को हो जाते हैं।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है।